हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताने जा रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है 1206 से 1210 के बीच में था। जिस समय ये लाहौर से शासन सत्ता स्टार्ट किए थे स्वतंत्र रूप से, उस समय 1206 से 1210 के बीच में इनका कार्यकाल था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपना शासन सत्ता स्टार्ट किए तब भारत में उस समय गुजरात के क्षेत्र में भीम द्वितीय शासन कर रहे थे। कौन? भीम द्वितीय शासन कर रहे थे। और अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हरिराज शासन कर रहे थे। हरिराज पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, ये शासन कर रहे थे। इधर बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में चंदेल राजा परमर्द देव शासन कर रहे थे। ठीक है। बिहार में उस समय शासन सत्ता इंदुमन मीर संभाल रहे थे और बंगाल में उस समय शासन सत्ता लक्ष्मण सेन संभाल रहे थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत कुछ हम यूं करते हैं, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की तरफ जाते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? मोहम्मद गोरी की मृत्यु। ठीक है, चलिए तो हम इसकी शुरुआत कुछ यूं करते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु से पहले इसने अपने दास ऐबक को भारतीय प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दिया था और भारतीय प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप करके मोहम्मद गोरी जो है गजनी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जिस समय वो जा रहा था, रास्ते में सिंधु नदी पड़ती है। सिंधु नदी के किनारे शाम के समय इन्होंने अपना डेरा लगाया। वहीं पे कहा जाता है कि जब शाम हो रही थी, मोहम्मद गोरी शाम की नमाज पढ़ने बैठा ही था। उसी समय उसके शिविर में कुछ लोग अचानक घुस आते हैं। ये शिविर मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी के समीप दमयक नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया था। जब अचानक कुछ लोग उसके शिविर में घुस आते हैं और 15 मार्च 1206 को उसी शिविर के अंदर नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की कत्ल कर देते हैं। थोड़ा सा नोट कर लेते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, कब हुई? चलिए, सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय पढ़ते समय 15 मार्च 1206 को 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दिया गया। ठीक है, दिख रहा है। तो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को सिंधु नदी के किनारे शाम की नमाज पढ़ते समय दमयक नामक स्थान पर कुछ लोग उसके शिविर में घुस आते हैं और 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थे। वो अक्सर कहा करता था कि सभी के तो
सब राजाओं के तो एक पुत्र, दो पुत्र, चार पुत्र, 6 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे 1000 पुत्र हैं, क्योंकि वो अपने तुर्क गुलामों को ही वो अपने पुत्र की भांति समझता था। ठीक है। मोहम्मद गोरी के उस समय प्रमुख 3 दास थे, 3 गुलाम थे। कौन कौन थे? आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमुख गुलाम, प्रमुख गुलाम, प्रमुख गुलाम कौन कौन थे? इनके प्रमुख 3 गुलाम थे। ठीक है। ताजुद्दीन यल्दौज, ठीक, ताजुद्दीन यल्दौज। दूसरे गुलाम का नाम था, जो मोहम्मद गोरी के प्रमुख गुलामों में से थे, नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। और तीसरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी अपने मृत्यु से पहले ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र दिया था कि गजनी का आप शासन सत्ता संभाले रखिए। ठीक है। कहां? गजनी की जिम्मेदारी, गजनी की जिम्मेदारी। ठीक। नासिरुद्दीन कुबाचा को इन्होंने सिंध क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, सिंध क्षेत्र, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनको लाहौर का क्षेत्र की जिम्मेदारी दिया था, लाहौर क्षेत्र। ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया है कि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसके प्रमुख 3 दास थे। ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं, हमें किन के बारे में पढ़ना है? हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए अब हम सीधा बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ जीवन महत्वपूर्ण परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए आइए हम बात करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है। इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कहानी कुछ यूं ही स्टार्ट होती है, ठीक, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है वो 1150 के आसपास हुआ था। कब जन्म? 1150। ठीक है। स्थान की बात इसी समय हम कर लेंगे, स्थान कि इनका जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, क्योंकि इनके माता पिता तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तुर्क समुदाय से बिलोंग करते थे। इनका जो समुदाय था तुर्किस्तान में तुर्क समुदाय से बिलोंग करते थे। और ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, ऐबक का शाब्दिक अर्थ, ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक, या चंद्रमा की तरह। चंद्रमा का देवता। ठीक है। चलिए आइए कुछ थोड़ा सा इनके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इनके बारे में महत्वपूर्ण कुछ जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। देखो, कहा जाता है कि ऐबक के जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा आप लोगों को। ऐबक के जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे।
सही तरीके से सुचारू रूप से ऐबक की परवरिश करने में ये लोग क्या हो गए, असमर्थ हो गए। इसीलिए इनके माता पिता ने ये निर्णय लिया कि हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता जो थे निसापुर के बाजार में ले आए। कहां पे, निसापुर के बाजार में। ऐबक के माता पिता निसापुर के बाजार में, निसापुर के बाजार में बेच दिया। ठीक, कहां पे बेच दिया, निसापुर के बाजार में। निसापुर ईरान में पड़ता है। ठीक, उस समय मध्य एशिया में एक परंपरा बड़ी तेजी से विकसित हो रही थी कि वहां के जो अमीर वर्ग के लोग थे, राजा वर्ग के लोग थे, मध्य एशिया में परंपरा ये थी कि अपने गुलामों, अपने दासों को योग्य बनाने की एक परंपरा चल रही थी। जैसे अपने गुलाम या दासों को साहित्य कला में निपुण करना, घुड़सवारी में उनको सर्वश्रेष्ठ करना और तलवारबाजी में भी उनको शिक्षा प्रदान करना। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार में जब बेच दिया तो इनको खरीदा किसने, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इनको खरीद लिया। ठीक है, चलिए आइए, निसापुर के बाजार में खरीदा। ठीक, निसापुर के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक, किसने खरीदा, कुकी। क्या नाम था उनका, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। इन्होंने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार में खरीद लिया। काजी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्र की तरह मानता था। बाल्यकाल से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बड़ा निपुण और बड़ा साहसी था, बहुत प्रतिभावान बालक था ये। जल्दी से ही इसने अपने कार्य कुशलता में एक निपुणता प्राप्त कर ली। शाम को जब काजी कुरान पढ़ने बैठते थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके कुरान की आयतें, लाइनों को सुन सुन करके इसने दिमाग में रट लिया था और उन आयतों को, कुरान की आयतों को बड़े सुरीली तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक गाया करता था। इसी की वजह से इनके जो काजी थे जिन्होंने खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दिया, कुरान खां की उपाधि। किसने दिया था, काजी ने दिया था। काजी ने कुरान खां की उपाधि दिया। ऐबक को कुरान खान की उपाधि दिया। कुरान खान की उपाधि किसको दिया, ऐबक को। किसने दिया, काजी ने दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कुछ समय बाद काजी बूढ़े हो चुके थे और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो काजी के जो बच्चे थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देना चाहिए। कुतुबुद्दीन
सॉरी काजी के जो पुत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास व्यापारी के हाथों में बेच दिए। उस दास व्यापारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी लाया। गजनी के बाजार में वहीं पे मोहम्मद गोरी की नजर किस पे पड़ी? कुतुबुद्दीन ऐबक पर पड़ी और कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार में मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। ठीक, गजनी के बाजार में ऐबक को गोरी ने खरीदा। क्वेश्चन आपके एग्जाम से ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी ने गजनी को कहां पे खरीदा था। ठीक है, गोरी ने ऐबक ने अपनी भक्तपरायण, उदारता और साहस, इन सभी चीजों से गोरी को प्रभावित किया। गोरी उसकी उदारता को देख करके अत्यंत खुशी महसूस करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर का पद दिया। ठीक, किसका पद दिया? गोरी ने अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर का मतलब, खुर का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जानिएगा, खुर जानवरों के पैरों को कहते हैं। तो खुर, आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया? गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष बनाया। जिस समय मोहम्मद गोरी शासन सत्ता संभाल रहे थे, उसी समय भारतीय क्षेत्रों में कुछ प्रमुख विद्रोह होते हैं, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक उन विद्रोहों का दमन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अजमेर के क्षेत्रों में हरिराज शासन कर रहे थे, जो पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई थे। इन्होंने अजमेर को स्वतंत्र कराने के लिए 4 बार योजनाएं बनाई, लेकिन जब इनकी योजनाएं असफल रही तो हरिराज ने क्या किया? अंत में हार करके आत्मदाह कर लिया। ठीक, ये कब की घटना है? ये 1194 के, कब? 1194। ठीक, तराइन के युद्ध के बाद की बात है कि हरिराज ने अपने राज्य को जीतने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः हरिराज क्या हो जाते हैं? अपने कार्यों में असफल सिद्ध होते हैं। इसीलिए विवश होकर के हरिराज ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में, ठीक, 1197 में 1197 में गुजरात के जो शासक थे, जिनका नाम था भीमदूती, इन्होंने ठीक अपने राज्य को स्वतंत्र रूप रखना चाहते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि इन्हें पराजित करके इनके क्षेत्र गुजरात पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, कुछ समय बाद अगला जो विद्रोह होता है, कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 और 3 के बीच में, कब? 1202 और 3 के बीच में बुंदेलखंड के जो राजा थे इन सब क्षेत्रों में, ठीक है, कालिंजर, खजुराहो, महोबा, ठीक, यहाँ के जो राजा थे परमार्दी देव थे, ठीक, इनके क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर अधिकार कर लिया। ये उस समय विद्रोह हुए थे जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के अधीनता में एक अभियान के टाइम में था। चलिए आइए अब हम सीधा सीधा बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन सत्ता के समय में, जिस समय से मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए, हमारा पहला पॉइंट है कि इनका जन्म कब हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म
जन्म 1150 में। ठीक, स्थान कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान में। ऐबक का अर्थ, ऐबक का अर्थ, अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, चलिए आइए उपाधि, उपाधि। ठीक, कुरान खान की उपाधि तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दिया था। उसके बाद लाख बख्श उपाधि, लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि लाखों का दान करने वाला। क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। ठीक, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। ठीक, पील बख्श। ठीक, क्या दूसरा क्या है? पील बख्श, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। हातिम दुती एक उपाधि और है। क्या? हातिम दुती, हातिम दुती। इसकी उदारता स्वभाव के कारण इसे हातिम दुती कहा गया है। किस कारण कहा गया है? इसकी उदारता स्वभाव के कारण इसको हातिम दुती कहा गया है। और इसके दरबारी विद्वान उस समय कौन कौन थे? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। ठीक, हसन निजामी, एक हसन निजामी थे और दूसरे फक्रे मुदब्बिर थे। तीसरी बात और आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य कला। क्या? स्थापत्य कला के बारे में। चलिए, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पे? दिल्ली में, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, दूसरी बात कौन सा? अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। चलिए, कुछ इसके आगे की कहानी कुछ यूं स्टार्ट होती है कि ऐबक ने अपना ऐबक ने 25 जून 1206 को, मतलब मोहम्मद गोरी के मृत्यु के 3 महीने बाद लाहौर की गद्दी संभाली। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? क्योंकि इसके पहले मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक एवं सिपाह सालार की उपाधि दे दिए थे। इसी उपाधि से मोहम्मद गोरी क्या थे, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, संतुष्ट हो गए थे। ठीक, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
गोरी गोरी। मोहम्मद गोरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक या सिपा सालार की उपाधि दिया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब लाहौर की गद्दी पर बैठा तो इसने इन्हीं उपाधियों से ये संतुष्ट था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसने अपनी शासन सत्ता लाहौर से स्टार्ट किया। जब ये शासन सत्ता अपने साम्राज्य का स्टार्ट किया, शुरुआत किया, तब इसके सामने दो प्रमुख समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि अपने जीते हुए, अपने पाए हुए साम्राज्य को व्यवस्थित तरीका, शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाना। दूसरा इसके सामने प्रमुख कारण ये था कि अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। उस समय इसके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे यल्दौज और कुबाचा थे, जो मोहम्मद गोरी के प्रमुख दासों में से ये भी एक दास थे। ऐबक ने यह सोचा कि पहले हमें यल्दौज से निपटना चाहिए। किससे? यल्दौज से। इनसे सुनिए, इनके बारे में थोड़ा सा। इसने क्या किया कि पहले तो इसने यल्दौज के साथ मित्रता की नीति अपनाई। किसकी नीति? मित्रता की नीति अपनाई। लेकिन ये मित्रता जो है ऐबक और यल्दौज के बीच में ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। कुछ समय बाद यल्दौज ने क्या किया कि ऐबक के क्षेत्र पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जब पंजाब पर यल्दौज ने आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज को पराजित करके गजनी पर अधिकार कर लिया। 40 दिनों तक गजनी का शासन सत्ता ऐबक ने संभाला, लेकिन वहां के अमीरों ने क्या किया? 40 दिन बाद विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पुनः लाहौर वापस आ जाता है। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित था तब तक यल्दौज ने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरे प्रतिद्वंदी इसके कुबाचा थे। पहले प्रतिद्वंदी ये थे, दूसरे प्रतिद्वंदी कुबाचा थे। कुबाचा से ऐबक ने कूटनीति अपनाई, कूटनीतिक तरीके से इसके साथ व्यवहार किया। इसने सोचा कि अगर हम अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर देते हैं तो ये भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए कभी सोचेगा ही नहीं। तो इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। लाहौर से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन प्रशासन, शासन सत्ता संभालना, चलाना शुरू किया। लेकिन इसी समय मोहम्मद गोरी का एक और सरदार था। ठीक, मोहम्मद गोरी का एक और सरदार था, आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये कौन था? बख्तियार जो खिलजी था ये भी मोहम्मद गोरी का एक सरदार था। इसने क्या किया कि अपनी कुछ सैन्य शक्ति लेकर के, अपने कुछ घुड़सवार सैनिक लेकर के इसने क्या किया कि बिना कुतुबुद्दीन के इजाजत के इसने बिहार के राजा इंदुमन, कहां पे? बिहार के राजा इंदुमन पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और बिहार के राजा इंदुमन को बख्तियार खिलजी ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद यहाँ पे बिहार में उस समय जो प्रसिद्ध भारत के विश्वविद्यालय थे, गुप्तकालीन थे, उसको इन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इन सबको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। याद रखिएगा, पहला अभियान बख्तियार खिलजी ने बिहार पे किया और बिहार के विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से इसने नष्ट कर दिया। दूसरा अभियान इसने बिहार को जीतने के बाद इसने बंगाल की तरफ बढ़ा और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया। पराजित करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लखनौती को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के बाद यहां से शासन सत्ता बख्तियार खिलजी ने शुरुआत की। लेकिन ये एक अजीब तरीके का इंसान था। इसने क्या किया, कुछ ही समय बाद बख्तियार खिलजी ने अपना जो अगला अभियान तिब्बत विजय अभियान की एक योजना बनाई, एक कार्यशैली बनाई। जिस समय बख्तियार खिलजी तिब्बत इधर पड़ता, इन्हीं क्षेत्रों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। जब ये तिब्बत की तरफ अपनी सैन्य शक्ति लेकर के आगे बढ़ रहा था, क्योंकि तिब्बत जो था पर्वतीय क्षेत्र था और आगे बढ़ते समय इसके और इसके एक सरदार अली मर्दान के बीच में थोड़ा सा किसी टाइप का विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, और उसी अभियान के समय ही अली मर्दान को थोड़ा सा मौका मिल जाता है। अली मर्दान ने क्या किया कि बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। ठीक, हत्या अली मर्दान ने किया। ठीक, अली मर्दान ने किया। किसकी हत्या किया? बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन सत्ता सुचारू रूप से चला रहे थे। कहा जाता है कि कुछ ही समय लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था चौगान खेलते समय, चौगान एक पोलो खेल होता है जिससे घोड़े पे चढ़ करके एक गेंद होती है, उसको एक गोल में एक गड्ढे में गिराना होता था। चौगान खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था घोड़े से गिर जाता है और गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें आ जाती है, जिसकी वजह से 1210 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए मृत्यु की बात कर लेते हैं। जन्म ये और मृत्यु लाहौर में। ठीक, कब? 1210 में। 1210 में कैसे? चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ज्यादा समय ना लगे इसीलिए हमने शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को जो एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा? मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहां हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हुआ था। ठीक, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि कौन सी दिया था? मलिक या सिपा सालार की उपाधि दिया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे? यलदौज और कुबाचा थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस क्षेत्र से शासन सत्ता स्टार्ट किया? लाहौर से। क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कभी भी अपनी राजधानी नहीं बनाया था, वहां से शासन सत्ता नहीं स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर क्षेत्र से ही भारतीय क्षेत्रों पर शासन सत्ता शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था। इसके माता पिता जो थे निसापुर के बाजार में इसको बेच दिए थे। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि निसापुर के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा किसने था? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको खरीदा था।
काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दिया था? ये क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सी उपाधि दिया था? कुरान खान की उपाधि दिया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। इनकी उपाधि कौन सी थी? लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला। हातिम द्वितीय, उदारता स्वभाव के कारण इनको हातिम द्वितीय कहा। इनके कुतुबुद्दीन ऐबक की दरबार की शान बढ़ाने वाले दो प्रमुख इतिहासकार थे, दो प्रमुख विद्वान थे, जिनका नाम था हसन निजामी और फखरे मुदब्बिर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ कार्य किए थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में करवाई थी और अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक, 4 साल के शासन सत्ता के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिर करके 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है, चौगान खेल खेलते समय। ठीक है, उसी को पोलो खेल भी कहा जाता है। उस समय, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय क्षेत्रों पर शासन सत्ता संभाला था, ठीक है, मोहम्मद गोरी के अधीन में रह करके जब शासन शुरू किया था, उस समय अजमेर में ये, बुंदेलखंड में परमार देव, बिहार में इंदुमन और बंगाल में लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान, उसी के एक सरदार ने कर दिया था। कब? जब तिब्बत अभियान के समय। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।